This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. ज्योतिष विद्या विज्ञान है या अंधविश्वास? इस प्रश्न का उत्तर लोग अपने अपने तरीके से देते हैं। दुनिया चांद पर जा पहुंची है, लेकिन फिर भी किसी काम का शुभ मुहूर्त देखना, किसी अनहोनी की आशंका, पाप पुण्य, पिछला जन्म और भविष्य जानने की इच्छा सभी की होती है। भारत में तो लोगों का ज्योतिष विद्या पर गहरा विश्वास है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन भी अक्सर अपने ज्योतिषी की सलाह पर ही कार्य करते हैं। यहाँ तक कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट भी सैटेलाइट लॉन्च से पहले शुभ मुहूर्त और पूजा करवाते हैं। किसी की कही बात सच होने पर हमारा विश्वास उस इंसान पर गहरा हो जाता है, लेकिन उसकी हर बात सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आंखें मूंद कर ज्योतिष पर विश्वास करना कभी कभी विनाशकारी भी हो सकता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक नामी बिजनेसमैन अपने ज्योतिषी पर अंधे विश्वास के कारण हत्यारा बन बैठा और उसने अपनी बरसों के नाम और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। शायद इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा सर्वनाश जिसे उसका ज्योतिषी भी नहीं देख पाया। आज की हमारी कहानी है देश में डोसा किंग के नाम से मशहूर चेन्नई के फेमस फूड चेन सरवना भवन के मालिक पी राजगोपाल की। तमिलनाडु के तूतीकोरन इलाके के एक छोटे से गांव में 5 अगस्त 1947 को पी राजगोपाल का जन्म हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और वो प्याज की खेती करते थे। कुछ अलग करने की चाहत में 1973 में राजगोपाल चेन्नई पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर उन्होंने एक किराने की दुकान यानी जनरल स्टोर खोला। लगभग 8 साल तक ये जनरल स्टोर ठीक ठाक चला। एक दिन उनकी दुकान पर एक ज्योतिषी पहुंचे। राजगोपाल की भी ज्योतिष में गहरी आस्था थी। उस ज्योतिषी ने राजगोपाल को एक रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी और कहा कि वो काम ही तुम्हें तरक्की देगा। उस ज्योतिषी की बात मानते हुए राजगोपाल ने अपने जनरल स्टोर को बेच दिया और 1981 में चेन्नई के के नगर में एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था सरवना भवन। अब ये वो टाइम था जब ज़्यादातर लोग घर से बाहर खाना नहीं खाते थे, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास लोग। गिने चुने ही महंगे होटल्स थे जहां अमीर लोग ही आते जाते थे। अब राजगोपाल ने रेस्टोरेंट तो खोला, पर उसे एक डाउट था कि जहां हर घर में साउथ इंडियन खाना जैसे सांभर, डोसा, वड़ा, इडली बनता है, वहां लोग उसके रेस्टोरेंट में वही साउथ इंडियन फूड खाने क्यों आएंगे। पर उस ज्योतिषी ने उसे तसल्ली दी कि इंतज़ार करो, सब अच्छा होगा। ज्योतिषी की बात मानकर राजगोपाल ने रेस्टोरेंट में काम शुरू किया। उसने शुरू से ही खाने की क्वालिटी पर जोर दिया। बेस्ट नारियल तेल और बेस्ट मसाले ही इस्तेमाल किए गए। साफ़ सफाई और अच्छी सर्विस का पूरा ध्यान रखा गया। उसके रेस्टोरेंट की सबसे खास बात ये थी कि बेस्ट क्वालिटी के फूड के लिए दाम बहुत ही कम रखे गए थे। उस समय सिर्फ 1 रुपए में पारंपरिक पौष्टिक भोजन लोगों को खिलाया जाने लगा। सिर्फ 1 रुपए में पेट भरकर खाना सर्व किया जाता था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पहले महीने में ही राजगोपाल को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी ही तरफ ये फायदा भी हुआ कि कम समय में ही सरवना भवन की चर्चा हर तरफ होने लगी। रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की गिनती बढ़ने लगी। खासकर लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज में तो सरवना भवन काफ़ी पॉपुलर हो गया था। बहुत ही कम दाम में बेहतरीन क्वालिटी का खाना, यही सरवना भवन की सबसे बड़ी खासियत थी। खाने की क्वालिटी और अच्छी सर्विस से राजगोपाल ने कभी समझौता नहीं किया। ज्योतिषी की बात सच हो रही थी। जल्दी ही रेस्टोरेंट से मुनाफा होने लगा और राजगोपाल ने इसकी ब्रांचेज बढ़ानी शुरू की। सभी ब्रांचेज अच्छी चलने लगी। बिजनेस बढ़ने और मुनाफे के साथ साथ राजगोपाल ने अपने एम्प्लॉयज़ का भी हमेशा ख्याल रखा। अच्छी सैलरी, बोनस, गिफ्ट के साथ साथ उनका हेल्थ इंश्योरेंस तक राजगोपाल ने करवाया था। इसके अलावा घर परिवार, बच्चे से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में राजगोपाल ने हमेशा उनकी मदद की। इसीलिए सभी एम्प्लॉयज़ भी उससे बहुत खुश थे। राजगोपाल को अन्नाची यानी बड़ा भाई कहकर बुलाया जाता था। राजगोपाल अपनी सभी ब्रांचेस का नियम से दौरा करता रहता था ताकि खाने की क्वालिटी और सर्विस में कोई शिकायत ना हो। समय के साथ साथ सरवना भवन की ब्रांचेस देश के बाकी शहरों में भी खुली। सरवना भवन की पॉपुलैरिटी के साथ साथ राजगोपाल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। लोग उसे अब डोसा किंग भी कहने लगे थे। यही वजह थी कि उसका अपने ज्योतिषी पर विश्वास बढ़ता गया। सरवना भवन की हर ब्रांच में राजगोपाल की तस्वीर के साथ इस ज्योतिषी की तस्वीर भी लगी होती थी। अब इतने सालों में राजगोपाल की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों ही शादियां ज़्यादा नहीं चली और टूट गई। दोनों शादियों से राजगोपाल के 2 बेटे थे, पी आर शिव कुमार और आर सरवना।
कुछ समय के बाद इसी ज्योतिषी ने राजगोपाल से कहा कि उसे तीसरी शादी करनी चाहिए, इससे उसका भाग्य और चमकेगा। शुरू में राजगोपाल थोड़ा झिझका, पर इसी ज्योतिषी की सलाह मानकर ही उसने ये मुकाम हासिल किया था। राजगोपाल का नाम देश के रईस लोगों में शामिल होता था और अपने एम्प्लॉयज के लिए तो वो भगवान जैसा ही था। इसीलिए ज्योतिषी के जोर देने पर अब राजगोपाल तीसरी शादी के लिए राजी हो जाता है। इधर सरवना भवन के एक ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर रामास्वामी की 22 साल की बेटी थी जीव ज्योति, जो एक मैथ्स टीचर प्रिंस शांता कुमार से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि शांता कुमार क्रिश्चियन थे। 1999 में जीव ज्योति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शांता कुमार से शादी कर ली और चेन्नई के वेल्लाचेरी में रहने लगी। कुछ समय बाद ही उन दोनों ने एक ट्रैवल एजेंसी खोलने का सोचा। इसके लिए उन्हें एक बड़ी रकम की जरूरत थी। जीव ज्योति ने अपने पिता से राजगोपाल के बारे में सुना था कि वो अपने एम्प्लॉयज और उनके परिवार की हर तरह से मदद करते हैं, इसलिए अब जीव ज्योति ने राजगोपाल से फाइनेंशियल मदद लेने का फैसला किया। इत्तेफाक से वही टाइम था जब राजगोपाल अपनी तीसरी शादी के बारे में सोच रहा था। जल्दी ही जीव ज्योति सरवना भवन राजगोपाल से मिलने पहुंची। उसने राजगोपाल को मिलकर पूरी बात बताई। अपनी शादी और ट्रैवल एजेंसी के लिए पैसों की जरूरत के बारे में भी उसने बताया। लेकिन दूसरी तरफ राजगोपाल पहली बार में ही जीव ज्योति को देखकर उस पर फिदा हो गया। जीव ज्योति ने उसे अपनी लव मैरिज के बारे में बता दिया था। फिर भी राजगोपाल ने उसी दिन तय कर लिया कि वो तीसरी शादी इसी लड़की से करेगा। जितने पैसों की मदद जीव ज्योति ने मांगी थी, राजगोपाल ने फौरन उसे पूरा कर दिया। लेकिन जीव ज्योति राजगोपाल के दिलो दिमाग में बस चुकी थी। वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। अब क्योंकि जीव ज्योति शादीशुदा थी, इसलिए राजगोपाल ने सबसे पहले पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। उसने रेगुलरली जीव ज्योति को फोन करना शुरू कर दिया। मदद करने के बहाने वो अक्सर फोन करने लगा। इसके साथ साथ ही उसने जीव ज्योति के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए, जैसे कपड़े, ज्वेलरी आदि। शुरू में तो जीव ज्योति ने इसे राजगोपाल की उदारता समझा, लेकिन अब उसे ये सब अजीब लगने लगा। एक औरत होने के नाते उसे कुछ डाउट तो हो रहा था। उसके पति शांता कुमार को भी शक हो रहा था कि आखिर क्या वजह है जो इतना रईस आदमी अपने एम्प्लॉय की बेटी पर इतना मेहरबान क्यों है। जीव ज्योति का डाउट भी यकीन में बदल रहा था, लेकिन दोनों पति पत्नी समझदारी से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। उधर राजगोपाल ने जब देखा कि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो फिर एक दिन उसने जीव ज्योति को डायरेक्टली कहा कि तुम कहाँ अपनी जिंदगी इस टीचर के साथ बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। ज्योति राजगोपाल के इस डायरेक्ट ऑफर से दंग रह गई। उसने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों बहुत खुश हैं। आपने हमारी जो भी मदद की है, हम वो पैसे लौटा देंगे। उसके मना करने के बावजूद राजगोपाल का इरादा नहीं बदला। अब उसने ज्योति और उसके पति शांता कुमार को डराना धमकाना शुरू किया। जब तब राजगोपाल या उसके लोग शांता कुमार को अलग अलग तरीकों से धमकाने लगे। जीव ज्योति और उसके पति को अंदाजा हो गया था कि राजगोपाल ऐसे उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। परेशान होकर उन्होंने तय किया कि वो चेन्नई छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जल्द ही इस बात का पता राजगोपाल को चल गया। 28 सितंबर 2001 को राजगोपाल अपने खास आदमियों के साथ फिल्मी अंदाज में ज्योति के घर पहुंच गया। उसने दोनों को धमकाते हुए कहा कि तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद ये लोग ज्योति के पति को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। वो राजगोपाल, जिसकी दुनिया के सामने एक दयालु बिजनेसमैन की इमेज थी, लड़की से जबरदस्ती शादी करने की सनक ने उसे पागल कर दिया था। ज्योति भी उसका ये रूप देखकर अब घबरा गई थी। उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन राजगोपाल का नाम सुनते ही पुलिस वाले ढीले पड़ जाते हैं। वो ज्योति को टालते हुए घर भेज देते हैं, पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। ज्योति हर तरफ मदद के लिए भटकती है, लेकिन उसे मदद नहीं मिलती। 28 सितंबर को उठाकर ले जाने के 14 दिनों के बाद 12 अक्टूबर को पी शांता कुमार किसी तरह से राजगोपाल के चुंगल से बचकर घर पहुंच जाता है। अब दोनों पति पत्नी एक बार फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। शांता कुमार पूरी डिटेल पुलिस वालों को देते हैं कि किस तरह से राजगोपाल ने उसे किडनैप किया, कहाँ बंधक बना के रखा। उन्हें कार्रवाई की तसल्ली तो दी जाती है, लेकिन FIR अभी भी दर्ज नहीं होती। उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अब शांता कुमार के वापस आने के 6 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को फिर कुछ लोग इनके घर पहुंचते हैं और एक बार फिर शांता कुमार को किडनैप करके ले जाते हैं। जीव ज्योति फिर पुलिस के पास जाती है, छोटे बड़े कई अफसरों से मिलती है। सब उसे सिर्फ दिलासा देते हैं, लेकिन मामला दर्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें राजगोपाल का नाम शामिल था। 2001 में ही राजगोपाल ने सरवना भवन की पहली इंटरनेशनल ब्रांच दुबई में खोली थी और कुछ ही दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में उसकी ब्रांचेस पहुंच चुकी थी।
यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगहों पर लगभग 40 ब्रांचेस खुल रही थी। राजगोपाल सफलता के नशे में चूर था। उसे लग रहा था कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वैसे भी उसकी इमेज एक साफ सुथरे रईस की थी कि जब जीव ज्योति ने सबसे राजगोपाल के नाम की कंप्लेन की तो कई ऑफिसर्स ने उससे ये भी कहा, इतना बड़ा आदमी होकर राजगोपाल को ये सब करने की क्या जरूरत है, ऐसी गुंडों जैसी हरकत वो क्यों करेगा। जीव ज्योति रोती रही, मदद की गुहार लगाती रही, कानूनी मदद के लिए भटकती रही, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। 18 अक्टूबर के 3-4 दिनों के बाद तमिलनाडु के कोडाईकनाल नाम की जगह पर टाइगर चोला के जंगलों में एक लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त पी सांता कुमार के रूप में हुई। सांता कुमार की लाश मिलने के बाद पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ता है। लाश चेन्नई लाई जाती है। जीव ज्योति की जिंदगी उजड़ चुकी थी, पर अब उसने राजगोपाल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का इरादा कर लिया। ज्योति नए सिरे से पूरी डिटेल पुलिस को देती है कि किस तरह राजगोपाल शादी के लिए उसके पीछे पड़ा था। उसने डराया, धमकाया, 2 बार पति का किडनैप किया और दूसरी बार में तो मर्डर ही कर दिया। इस सब के पीछे सरवना भवन के मालिक पी राजगोपाल का हाथ है। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन किडनैपिंग और मर्डर केस में किसी को भी नामजद नहीं किया, इसलिए राजगोपाल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उधर लाश मिलते ही ये खबर मीडिया में फैल गई। डोसा किंग राजगोपाल की तीसरी शादी की जुनून और उसके लिए किए गए इस भयानक हत्याकांड की खबरें सब तरफ छाई थी। हर कहानी छन छन कर बाहर आने लगी। लोग भी इस खबर से हैरान थे। इस सबके बीच राजगोपाल अचानक गायब हो गया। तब थक हार कर जीव ज्योति कोर्ट पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि राजगोपाल का नाम शामिल होने से पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। कोर्ट ने उसकी कहानी को गंभीरता से लिया। तुरंत पुलिस को मामला दर्ज करके कार्यवाही करने का आदेश कोर्ट ने दिया। साथ ही राजगोपाल को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी। अब पुलिस भी कार्यवाही करने के लिए मजबूर थी। अक्टूबर में गायब होने के 1 महीने के बाद 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल चेन्नई पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। राजगोपाल को जेल भेज दिया जाता है। लगभग 1.5 साल जेल में रहने के बाद 15 जुलाई 2003 को वह जमानत पर बाहर भी आ जाता है। इसके खिलाफ जीव ज्योति फिर कोर्ट पहुंचती है। उसकी अपील को कोर्ट सीरियसली लेता है। स्पेशल कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया जाता है और मामला स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जल्द ही मामले की सुनवाई पूरी की जाती है। 2001 में किडनैपिंग और मर्डर, 2003 में वो जमानत से बाहर आया। अब 2004 में स्पेशल कोर्ट ने किडनैपिंग और मर्डर के चार्ज लगाते हुए राजगोपाल और उसके 5 आदमियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इन सबको जेल भेज दिया गया। लेकिन ज्योति इस फैसले से खुश नहीं थी। उसने हाई कोर्ट में इस फैसले के अगेंस्ट अपील दायर की। हाई कोर्ट में 5 साल तक इस मामले की सुनवाई चली। 2009 में हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बदलकर सभी आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब राजगोपाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इसी दौरान खराब सेहत का हवाला देते हुए उसे फिर से जमानत मिल गई। लेकिन सबके बावजूद सरवना भवन के बिजनेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। देश विदेश में ये बिजनेस ऐसे ही फलता फूलता रहा। राजगोपाल के बेटों ने सब कुछ संभाल लिया था। उसके एम्प्लॉय, स्टाफ सब पहले जैसा ही काम कर रहे थे। जब राजगोपाल जमानत पर बाहर आता तो वो भी बिजनेस को संभालता था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई लगभग 10 सालों तक चली। इतने सालों में राजगोपाल ज्यादातर समय जमानत पर बाहर ही रहा। मार्च 2019 में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया और आरोपियों की उम्र कैद को ही बरकरार रखा। इस वक्त भी राजगोपाल जमानत पर बाहर ही था। कोर्ट ने उसे 8 जुलाई 2019 तक सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। ये लगभग 100 दिनों की डेडलाइन थी, लेकिन इन 100 दिनों में भी राजगोपाल जेल नहीं गया, बल्कि डेडलाइन के आखिरी दिन उसने फिर से कोर्ट में अपील डाली कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी और 9 जुलाई तक उसे सरेंडर करने का आदेश दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 10 सालों की सुनवाई के दौरान ना ही मुजरिम और ना ही उनके वकील के द्वारा कभी भी हेल्थ इशू या किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए अब इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। अब ये बचने का आखिरी दरवाज़ा बंद होने के बाद 9 जुलाई को राजगोपाल एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाए चेन्नई हाई कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल पहुंचने के 4 दिनों के बाद ही 13 जुलाई को उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 18 जुलाई को सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद राजगोपाल की मौत हो जाती है। अब इतने सालों कानून से बचते हुए, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते और लंबे समय तक जमानत पर बाहर रहने के बाद राजगोपाल सिर्फ 11 दिन ही जेल में रहा और यहीं उसने दम तोड़ दिया। अब ये थी एक बिजनेस टाइकून के अर्श से फर्श तक के सफ़र की कहानी। जिस ज्योतिषी की सलाह पर वो राजा बना, उसी ज्योतिषी की सलाह पर तीसरी शादी करने के चक्कर में वो कातिल बन बैठा।
क्या उस ज्योतिषी को राजगोपाल का सर्वनाश नहीं दिख रहा था? राजगोपाल तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सरवना भवन आज भी पहले जैसा ही बिजनेस कर रहा है, जिसे उसके बेटे बखूबी संभाल रहे हैं। सरवना भवन फिलहाल 21 देशों में बिजनेस कर रहा है। देश विदेश में कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा इसके रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आज भी सरवना भवन की हर ब्रांच में और उसके मेन्यू कार्ड पर आपको राजगोपाल की तस्वीर मिलेगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।